स्वास्थ्य विभाग सेवा के कर्मचारी दिन में ही शराब पीकर घूमते नजर आते हैं। टीवी स्क्रीन पर चल रही ये वीडियो आगरा के इरादत नगर में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है। यहाँ पर विभाग के इंचार्ज दिन में ही शराब का सेवन कर रहे हैं। इनका नाम है नेमी चंद, जो अपने आप को अस्पताल का MOIC बता रहे हैं और तो और ये महाशय मरीजों का इलाज भी कर रहे हैं। देखिए कैसे कैमरे को देखकर शराब की बोतल टेबल के नीचे छिपा ली है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि मरीज अस्पताल में किसके भरोसे आए। भला ऐसी हालत में कौन करेगा इन मरीजों का इलाज, ये एक बड़ा सवाल है। चमोली जनपद का जिला कारागार उस समय अचानक खबरों में आ गया जब जेल में एक कैदी ने जेलर के मोबाइल फोन से रुड़की के एक व्यवसायी को रंगदारी न देने पर फोन पर जान से मारने की धमकी की खबर दी गई। इस पूरे प्रकरण में पुरसाडी जेल में बंद हरिद्वार क्षेत्र के कुख्यात अपराधी प्रवीण वाल्मीकि का नाम सामने आ रहा है। आपको बता दें कि पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए जेल प्रशासन ने जांच पूरी होने तक तत्कालीन जेलर कर्मराज चौहान को जेलर के चार्ज से हटा दिया है। वहीं दूसरी ओर जेलर कर्मराज चौहान का कहना है कि बंदी ने चालाकी से मेरा फोन ले लिया था, जिसका मुझे पता नहीं चला। बहरहाल जिला प्रशासन का कहना है कि मामले की पूरी जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सचिवों के द्वारा मालूम हुआ कि आपके फोन से वाल्मीकि नाम का बंदी धमकी दी और मुझे जब मालूम हुआ मैं हैरान रह गया कि मेरे मोबाइल से इन बंदियों को कैसे प्राप्त हुआ, कैसे नहीं हुआ। तो आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। त्रुटिवश या किसी दुर्भाग्यवश ये मोबाइल हासिल कर लिया बंदा नंबर है, मैं उसको मुकर नहीं रहा हूं, मेरा नंबर है। लेकिन जो बंदी है बहुत शातिर किस्म का है, उसको हटाने के लिए मैंने इसके पूर्व में कई लेटर लिखे, फोन द्वारा IG से भी बताया, लेकिन उसके हटाने की कोई प्रयास नहीं किया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर के बेल्हौर में नशे की लत को पूरा करने के लिए एक बेटे ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा आरोपी ने बीच बचाव करने आई अपनी भाभी पिंकी पर भी जानलेवा हमला किया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई। आपको बता दें कि वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपी गोविंद का अपनी मां से शराब के लिए पैसे मांगने को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद वो घर से चला गया। पर थोड़ी देर बाद गोविंद जब वापस आया तो अपने घर वालों पर चापड़ लेकर हमला करने लगा। इसी दौरान बीच बचाव करने आई गोविंद की मां और भाभी पिंकी दोनों पर उसने बार बार वार किया, जिससे गोविंद की मां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल पिंकी ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बहरहाल पुलिस ने आरोपी युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी जुए और शराब का लती है और अपनी मां से पैसे मांग रहा था। पैसे न देने की वजह से ही उसने 2 लोगों पर हमला कर दिया। आरोपी लड़के पर IPC की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। पहुंचे अस्पताल में। बड़े लड़के ने मारा है। क्या नाम है? गोपाल नहीं, गोविंद माँ को मारा है, छोटी भौजाई को मारा है। क्या मामला हो गया था सर? अब मामला पैसे ऐसे वाला लेन देन होगा कुछ, जहाँ तक उम्मीद है। घर में खाना खाए कि जो बाहर निकले तो हमारी तीसरी गली में एकदम लोग रोड दौड़ रहे, तो हमने कि क्या हुआ, तो वो लोग बताए नहीं भागे चले जाए, तो पीछे हम गए, वहाँ पुलिस गाड़ी खड़ी थी। इसके बाद ये हुआ कि उसने गोविंद ने अपनी माँ और छोटी भौजाई को मार दिया। मौके पर हम पहुंचे, हमने तो इनको उठवाया, अस्पताल लाए, वहाँ से इनका हालत तो गंभीर थी, ट्रीटमेंट हुआ। इसके बाद गाड़ी बुलाई गई। आरोपी जो है वो पकड़ गया? हाँ, तुरंत नहीं पकड़ा गया। उसने अपनी माँ को मार दिया है और उसकी मृत्यु हो गई है और अपने भाभी के ऊपर भी जानलेवा प्रहार किया है। वो पुलिस की हिरासत में है और जिससे घटना कारित किया है वो असलहा भी बरामद कर लिया गया है। इसके पीछे बताया जा रहा है कि जुए में पैसा हार गया था और अपनी मां से मांगा था, न देने के कारण इस तरह का कृत्य किया है। संभल के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के मौलागढ़ में ट्यूशन पढ़ रहकर लौट रही एक आगरा छात्रा को मुरादाबाद हाईवे पर
MM वर्ड स्कूल के पास पीछे से एक टाटा मैजिक ने टक्कर मार दी, जिससे छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। खबर मिलते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी चंदौसी बाबू यादव घटनास्थल पर पहुंचे। साथ ही घायल लड़की को अपनी सरकारी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया गया और एक सराहनीय काम भी किया। इस तरह से 2 दिन पहले बैंक की लाइन में लगे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। उससे जो संभल छवि बनी, उसे भी सुधारने की कोशिश की गई। ट्यूशन पढ़ के आ रही थी और ट्यूशन पढ़ एक छोटा हाथी है, छोटा हाथी से इसका एक्सीडेंट हो गया है, जिसे थोड़ा सा चोट आई थी, गंभीर चोट आई है। इसको अपनी गाड़ी से, सरकारी गाड़ी से सूचना मिलने पर मैं पहुंचा और सरकारी गाड़ी से यहाँ अस्पताल ले आया। उसने ऐसे ये स्कूल से आ रही थी ट्यूशन से, तो वहाँ पे मुझे फोन करा किसी ने, कहते आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। मैं मौके पे वहाँ पहुंचा तो सीओ साहब वहाँ पहुंचे थे, ये अपनी गाड़ी से लेकर आए। और अब खबर गिरिडीह से है, जहां बेगाबाद थाना क्षेत्र के डाक बंगला मुख्य बाजार में छेड़खानी के मुद्दे पर 2 पक्षों में तनातनी बनी हुई थी। शनिवार को इस मामले में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच बैठकर कई मुद्दों पर सहमति बनाई गई। आपको बता दें कि बेगाबाद थाना क्षेत्र के डाक बंगला मुख्य बाजार इलाके में शुक्रवार को एक विवाहिता के साथ अश्लील हरकत की गई थी। यहाँ मधुपुर का रहने वाला युवक जो अपने रिश्तेदार के घर आया हुआ था, उसने महिला के साथ छेड़खानी करते हुए उसे जख्मी भी कर दिया था। घटना को लेकर पूरे इलाके में तनाव व्याप्त था। शनिवार को तनाव को देखते हुए यहां भारी पुलिस बल लगाया गया। पुलिस और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मिलकर इस मामले में बैठक की और एक सहमति की गठन भी किया गया। इस मामलों पर नकेल कसने का मसौदा तैयार किया गया। बैठक में गिरिडीह एसडीपीओ मनीष टोपोक, प्रखंड प्रमुख राम प्रसाद यादव, पंचायत समिति सदस्य जयप्रकाश मंडल समेत अन्य लोग मौजूद थे। बताया गया है कि आरोपी युवक को मधुपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही यहां एक समिति गठित कर ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने का फैसला भी लिया गया है। गोरखपुर के जंघा थाना क्षेत्र के गबडौर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में गोली चल गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि गांव के प्रधान जोगेंद्र यादव के 2 बेटे हेमंत यादव और विनय यादव का पूर्व छात्र नेता जयप्रकाश के साथ काफी समय से जमीन को लेकर रंजिश चल रही थी। इसके साथ ही आपस की जमीनी रंजिश इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई और इसके बाद आपस में ताबड़तोड़ गोलियां चलना शुरू हो गई। गोली लगने से पूर्व छात्र नेता जयप्रकाश यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके 2 भाई राजेश और ओम प्रकाश गोली लगने से बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। ये गोरखपुर से घर के लिए जा रहे थे। गोबलऊ चौराहे पर ये लोग घात लगाए हुए थे। साजिश तहत ये लोग घटना को अंजाम दिए। 2 गोली लगी, एक सर में मारे हैं, एक पैर में सर लगा है। 3 भाई हमारे घायल है, 3 लोगों को मारे हैं लोग। राजेश यादव हैं, एक ओम प्रकाश जो बीएसएफ में है, उनको भी चोट आई है। पुलिस वाले ले गए हैं लोग। वहीं पुलिस थी, मैं खुद उठाया हूँ, पुलिस नहीं उठाई थी। गाड़ी उस समय वो जिंदा थे, शायद पुलिस बचा लेती, लेकिन पुलिस वाले तमाशा देख रहे थे। मौके पुलिस भी थी वहां। खबर मेरठ से है, जहां सरकारी जमीन को कब्जाने का मामला सामने आया है। यहां बिल्डरों ने अधिकारियों से सेटिंग करके करोड़ों की सरकारी जमीन को कब्जा लिया है, लेकिन अब डीएम के आदेशों के बाद पूरे प्रकरण में अधिकारियों सहित बिल्डर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि डीएम के निर्देश पर तहसीलदार सरधना ने चारागाह की 20,000 वर्ग मीटर जमीन कब्जाने के मामले में बिल्डर और अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दूसरी जमीनों की भी जांच अब जिलाधिकारी के द्वारा जिले में सभी सरकारी जमीनों के मामले में उठा दी गई है। सभी एसडीएम से जिले की सरकारी जमीन और उसकी वर्तमान परिस्थिति पर रिपोर्ट तलब की गई है। इसके साथ ही भूमाफियों का भी रिकॉर्ड तैयार कराया जा रहा है। उधर पुलिस अधिकारियों की माने तो इस मामले में थाना सरधना में मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें आगे की कार्यवाही जल्द की जाएगी। उधर इस मामले में अब राजनीति भी गरमाने लगी है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत ने अधिकारियों को आड़े हाथों लिया, जिसमें सपा के नेता इसकी रिपोर्ट लखनऊ भेजकर कार्यवाही करने की बात की है। अभी कल तहसीलदार सरधना ने एक मुकदमा दर्ज कराया कि थाना सरधना में, उसमें जमीन हड़पने की तमाम धाराएं हैं और एक तत्कालीन एसडीएम और बाकी 4 और लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।
अभी विवेचना के कार्रवाई अभी शुरू हो जाएगी, उसके बाद हम लोग उसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। चारागाह की जमीन एक तो उदाहरण है लालू का जो पशुओं का चारा खाए, और शायद ये दूसरा उदाहरण होगा जो चारागाह की जमीन को कब्जा किया गया है। सरकारी जमीन पर या सरकारी उपयोग के लिए, सार्वजनिक उपयोग के लिए कोई भूमि यदि है और उस पर यदि कब्जा होता है तो कानून को अपना काम करना चाहिए। मेरठ में जो सरदना तहसील में A to Z कंपनी ने चारागाह की जमीन को हेर फेर करके अपने नाम दर्ज कराई है, उसमें डीएम साहब ने, तत्कालीन एसडीएम और उसमें सम्मिलित जो भी अधिकारी और A to Z कंपनी के मालिक जिन्होंने जमीन घोटाला करके अपने नाम दर्ज करा ली, हेर फेर करके अपने नाम करा ली, धोखाधड़ी करके अपनी जमीन को कब्जा ली, सरकारी जमीन को, उनके खिलाफ डीएम साहब ने रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। और हमारी सरकार भी उन तमाम भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ है जो सरकार की छवि को भी धूमिल करते हैं और कानून के साथ में भी खिलवाड़ करते हैं। नेताजी का भी सख्त आदेश है और माननीय मुख्यमंत्री का भी सख्त आदेश है कि भ्रष्ट अधिकारियों को तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वो विधानसभा जहां से आप चुनते हैं अपना विधायक, वो विधानसभा जो बताती है आपके घर का पता, काम करा जहाँ से आती वहाँ तो गली लगवाती और जहाँ दूसरी पार्टी का थोड़ा गली आगे वहाँ से काम करवा। हम करेंगे उसी विधानसभा की पूरी पड़ताल। ये तो मुझे लगा कि अपने जैसा कि हमारे गांव में तरक्की, लेकिन कोई तरक्की का काम नहीं हुआ यहाँ। ये स्कूल में टीचर भी नहीं है और नए कर्मचारी है, बच्चे खुद साफ सफाई कर रहे हैं। जानेंगे आपके मुद्दे, आपकी राय। उन्होंने कुछ नहीं देखा, क्या हो रहा क्या नहीं, वो दंगे के साथ चाहते ही नहीं। एक ही संप्रदाय को देखा जा रहा है। विधायक जी को देना होगा अपनी परफॉर्मेंस का हिसाब। लागत हो रही है, इससे तो इतने परेशान है। क्या बदल गया विधानसभा का सूरत हाल? ये हाथा था गेट बदला है, जब से यहाँ दिखाई दे रहा हो कुछ नहीं। ना अस्पताल है, ना कोई सुविधा है, सवारी की भी सुविधा नहीं कोई ऐसी, और ना बैंक है। या फिर सड़क, चिकित्सा और शिक्षा का बुरा है हाल। जब यहाँ आना है जब हमारे गाँव में पड़ा, जब निकल से पड़ा। देखिए मेरे साथ विधानसभा रिपोर्ट कार्ड। अब होगी सत्याग्रह की बात, हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी आवाज। सड़कों से लेकर सदन तक हंगामे की उठेगी आवाज। हर प्रदर्शन पर करेंगे पूरी पड़ताल, किसकी मांग हुई पूरी, कौन रहा बदहाल। बनाएंगे हम मुद्दा, करेंगे असरदार। जानने के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम जनाक्रोश, सिर्फ इंडिया क्राइम पर। विधानसभा चुनाव 2017 की महाकवरेज। भारत माता की। उत्तर प्रदेश में क्या होंगे राजनीतिक समीकरण? पूरा हिंदुस्तान 5-10 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए चलाया जाए। क्या यूपी में फिर दौड़ेगी सपा की साइकिल, या फिर माया का हाथी दिलाएगा सीएम की गद्दी? प्रदेश में बीजेपी व इनके सभी कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े लोग सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहे हैं। मोदी लहर के साथ बीजेपी को कितना मिलेगा फायदा?
क्या कामयाब होगी राहुल गांधी की खाट राजनीति? ये मोदी जी जो आए हैं ये सिर्फ बोलते हैं। हर चुनावी हलचल पर हम रखेंगे पैनी नजर, करेंगे रिपोर्टिंग हर विधानसभा से सीधे आप तक। जल्द देखिए विधानसभा चुनाव पर हमारा खास कार्यक्रम कौन होगा सुल्तान, सिर्फ इंडिया क्राइम पर। जिसकी जुबान पर है देश को विश्वास, जिसकी फितरत में है सच का साथ, जिसकी कलम करती है कमाल, बेमिसाल है बोलने का अंदाज, जो तेज है तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम राहुल मित्तल। भारत में रोजाना 1200 से ज्यादा सड़क हादसे होते हैं और हर घंटे में 16 मासूम लोगों की जान जाती है। रोजाना 377 लोग हमारे देश की सड़कों पर दम तोड़ देते हैं। सबसे ज्यादा मौत उत्तर प्रदेश में होती है। यहां हर घंटे में 2 लोगों का जीवन सड़क के आतंकवाद की भेंट चढ़ जाता है। बस थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। यातायात के नियमों की इज्जत करें, खुद बचें, औरों को भी बचाएं। नमस्कार, इंडिया क्राइम में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। आपका अपना खास कार्यक्रम मैं गंगा हूं लेकर। जी हां, हमारे देश की धार्मिक नदी गंगा आज कराह रही है। हमारे देश की धार्मिक नदी गंगा आज परेशान है। गंगा का अस्तित्व क्या है, उसका इतिहास क्या है और किस तरीके से आज गंगा दुर्दशा की ओर बढ़ती चली जा रही है, ये सब आज हम आपको दिखाएंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। आप देखते रहिए इंडिया क्राइम। भारत की संस्कृति और धर्म का प्रतीक है गंगा, की आस्था का केंद्र है गंगा। हमारे देश में गंगा यूं तो बहुत महत्व रखती है, लेकिन आज हमारी ये गंगा मैली होती जा रही है। इसे गंदा करने के लिए कौन जिम्मेदार है? इसे आने वाले ही रोज और हर रोज गंदा करते जा रहे हैं। गंगा हूँ, पवित्र गंगा। कहीं लोगों के जीने का अंदाज हूँ, तो कहीं लोग अंतिम सफर में भी मेरा आचमन कर लेते हैं। सदियों से मैं एक अंतहीन सफर पर चल निकली हूँ, एक ऐसा सफर जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। मैं देवभूमि गंगोत्री की गोद में पैदा हुई और वाराणसी आते आते जवान हो गई। उत्तराखंड से वाराणसी तक का सफर मेरी जिंदगी की अनमोल यादों से जुड़ा हुआ है। बच्चे, महिलाएं और बूढ़े सभी मेरे आंचल की छांव में खेलते नहाते और मेरी जलधारा को भगवान के चरणों में नवाजते रहे हैं। जगह है इंसानों, जानवरों, पहाड़ों और नदियों की। अलग अलग जाति और मजहब के लोग
भले ही मन में एक दूसरे के लिए तमाम दुश्वारियां पाल रखी हों, लेकिन मैं तो माँ हूँ, किसी को अपने से अलग नहीं समझा। कलेजे के टुकड़े की तरह सभी को अपना प्यार और दुलार दिया, सीने से लगाकर हर किसी को सींचा। कहीं मेरा प्यार किसी में बट ना जाए, इसका भी पूरा ख्याल रखा। लोग भी मुझे खूब प्यार करते, मेरी गोद में खेलने के लिए उछल कूद करते। माँ हूँ ना, मुझे तो अपने बच्चों का ख्याल रखना है। धीरे धीरे मैं कैसे लोगों के जीने का सबब बन गई, पता ही नहीं चला। मैं भारत की संस्कृति, धर्म और पर्यावरण का प्रतीक हूँ। 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक मेरी विशाल बाहें सबको अपने अंदर समेट लेती हैं। 40 करोड़ से अधिक लोगों का पेट पालती हूँ। लोग मेरे आसपास की जगहों पर खेती करके गुजर बसर करते हैं। हिंदू समुदाय स्नान करके और मेरे जल को ग्रहण करके मोक्ष पाता है। मेरा इस्तेमाल बहुत सारे पवित्र कार्यों में किया जाता है। मैं दुनिया की सबसे अधिक उपजाऊ और घनी मानव आबादी वाली जगह हूँ। भारत के करीब 1/4 से अधिक इलाकों को अपने जल से सींचती हूँ। दूर दूर से लोग मेरी कल कल बहती धारा को देखने आते हैं। हरिद्वार, वाराणसी और इलाहाबाद जैसे शहर मेरी वजह से तीर्थ स्थल बन चुके हैं। हर की पौड़ी में शाम के समय जब गंगा आरती होती है तो ऐसा लगता है मानो भगवान खुद ही धरती पर उतर आए हों। वाराणसी में भी तमाम घाटों पर कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। यहाँ गंगा आरती के समय जब माँ को दिए की लौ में रोशनी मिलती है तो नजारा बेहद खूबसूरत लगता है। घाटों पर जलते दिए और घंटों की आवाज कुछ ऐसा एहसास दिलाती है जैसे रूह को कोई ठिकाना मिल गया हो। लेकिन आज मैं उदास हूँ। एक अजीब सी खामोशी ने मेरे दिल के कोने में जगह बना ली है। मैं उलाहना नहीं दे रही, लेकिन क्या करूं? शिकायत ना करूं तो मेरे वजूद पर ही सवाल उठ जाएगा। कहीं आस्था के नाम पर तो कहीं विकास के नाम पर अब मुझसे खिलवाड़ होने लगा है। नाले, फैक्ट्रियों से निकला कचरा और तमाम गंदगी ने मुझे बदरंग बना दिया है। लोग मेरी पूजा तो करते हैं, लेकिन जिस से मेरे ही आंचल को गंदा कर जाते हैं वो मुझे आहत कर देता है। आखिर कब तक मेरी इज्जत से खिलवाड़ होता रहेगा? कब तक मैं अपनों से मिले दर्द को सहती रहूंगी? पांच राज्यों से होकर गुजरने वाली गंगा की अच्छाइयां ही गंगा के लिए उसकी दुश्मन बन गई। लोगों की नासमझी और गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से हर रोज गंगा में लगभग 2 अरब लीटर गंदगी डाली जा रही है। कई जगह पर गंगा जल अब पीने लायक भी नहीं बचा है। गंगा केवल नदी ही नहीं है, बल्कि एक जिंदगी है। भारत में करोड़ों लोग गंगा की पावन जलधारा के सहारे ही गुजर बसर करते हैं। गंगा की बेसिन में धान, गेहूं समेत कई चीजों की पैदावार होती है। उद्योग भी खूब फल फूल रहे हैं, लेकिन इन्हीं सब चीजों के कारण गंगा मैली भी होती जा रही है। लगातार बढ़ते प्रदूषण की वजह से कई जगहों पर गंगा का पानी पीने लायक भी नहीं बचा है। आइए एक नजर डालते हैं कि गंगा नदी हमारे लिए इतनी अहमियत क्यों रखती है। गंगा नदी गंगोत्री से शुरू होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दुनिया की बड़ी नदियों में शामिल गंगा भारत के 1/4 भाग को अपने जल से सींचती है।
90% गंगा का जल सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। जाहिर है गंगा का पूरी तरह से दोहन किया जा रहा है। गंगा के साथ हमारी धार्मिक आस्था भी उसके बर्बादी के लिए जिम्मेदार है। गंगा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। हकीकत तो यह है कि गंगा की अच्छाइयां ही उसकी दुश्मन बन गई हैं। लोगों की नासमझी और गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से यह सिलसिला आज तक बदस्तूर जारी है। हर साल करीब 40,000 शवों का गंगा के किनारे अंतिम संस्कार किया जाता है। औद्योगिक कचरे और शहर से निकलने वाले सैकड़ों नालों से निकली गंदगी ने इसे नालों में तब्दील कर दिया है। एक अनुमान के मुताबिक हर रोज गंगा में 2 अरब लीटर गंदगी बहा दी जाती है। गंगा के किनारे बसे छोटे छोटे करीब 100 शहरों के नालों का पानी बिना ट्रीटमेंट के गंगा में डाल दिया जाता है। गंगा में थूकने अथवा गंगा में मूर्ति विसर्जन अथवा गंगा में किसी प्रकार का भी कचरा, सीवर, सीवरेज, इन नालों को डालने वालों को अपराध की श्रेणी में लाते ही इनको इस बात के लिए आम जनता को प्रोत्साहित करना कि हम भी यह गलत काम न करें, अन्यथा घर का पाप पॉलीथीन में पैक करके लोगों की नजर बचा करके गंगा में पाप बहाने जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये पाप नहीं बहेगा, इससे उनके ऊपर पाप चढ़ ही जाता है। हालात ये हो गए हैं कि गंगा का बहाव भी कई जगहों पर रुक सा गया है। नदी पर बने पावर प्रोजेक्ट और बांध भी इसकी धारा में रुकावट बन रहे हैं। करीब 69 हाइड्रो पावर प्लांट अलकनंदा और भागीरथी पर बनाए जाने हैं। इस समय 17 पावर प्लांट से बिजली का उत्पादन हो रहा है। औद्योगिक कचरे की बात करें तो फैक्ट्रियों से करीब 26 करोड़ लीटर से भी अधिक कचरा रोजाना गंगा में बहाया जा रहा है। 80% कचरा सीधे नालियों के जरिए आता है। जाहिर है सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो हम सब हैं। कहते हैं कि गंगा नदी में स्नान करके पाप धुल जाते हैं, लेकिन उन पाप का क्या जो हम हर रोज करते हैं। इस नदी को नाला बनाने में हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। गंगा किनारे बसे 29 शहरों, 70 कस्बों और हजारों गांवों की वजह से इस सबसे बड़ी नदी का पानी पीना तो दूर, नहाने लायक भी नहीं बचा है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल पब्लिक नहीं, वहां की सरकारों के द्वारा हर घरों से सीवर का पैसा वसूला जाता है, टैक्स वसूला जाता है और हाउस टैक्स वसूला जाता है, फैक्ट्रियों का टैक्स वसूला जाता है। तो जब तक सीवर और फैक्ट्रियों का गिरने वाला पानी नहीं रुकता और ये जो फैक्ट्रियों का पानी गंगा में गिराते हैं 3 दिन से और 10,000 से इनका कोई पड़ने वाला नहीं। ये कड़वी सच्चाई है कि हमको जीवन देने वाली गंगा आज खुद जीवन मांग रही है। हमने सदियों से जिसे अपनी जिंदगी का माना, उसे अपनी रूह से निकालने पर तुले हुए हैं। कब समझेंगे हम कि गंगा तो हमारी आत्मा है। जब आत्मा ही शरीर से निकल जाएगी तो जीवन से बचेगा। दादा दादी के कंधों पर झूलकर गंगा पार किया करते थे। उनकी उंगली को पकड़कर गंगा में डुबकी लगाया करते थे। लेकिन आज मन शांत है, खामोश है। कैसे अपने मन को समझाऊं, कैसे कहूं कि हम अपनी मां के मैले दामन को यूं ही गंदा होते नहीं देख सकते। तो देखा ना आपने किस तरह रोज और हर रोज हमारी गंगा गंदी होती जा रही है। सवाल बड़ा है, आखिर कैसे साफ होगी गंगा। वक्त एक ब्रेक का है, आप देखते रहिए इंडिया क्राइम। मासूमों की मौत हो या दहशत का आलम, इंसान पर सितम हो या कुदरत पर जुर्म, धंधा हो काला या छोटा बड़ा घोटाला, बेपर्दा होगा हर जराया। यह है इंडिया क्राइम। क्राइम के खिलाफ इस मुहिम में कामयाब हुए हम।
अब न अपराध न अत्याचार सहेंगे। हर खबर पर नजर रखेंगे हम।